हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर सीखा कि इस ऑपरेशन मैनेजमेंट जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास 4 मेन टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट करा था ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। आज ये वाला टॉपिक मैं खत्म करा दूंगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। इस टॉपिक 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ही क्लास बाकी 3 में लगेगा, इसमें ही 2 क्लास लग सकती है, आज की क्लास भी इसमें लगेगी। ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट को अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो एक होता है ऑपरेशन, एक होता है मैनेजमेंट। ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो ऑपरेशन क्या कहते हैं? जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं और इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में। तो अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करना, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन। एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में जब हम कोई काम करते हैं उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो जब ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर प्योरली बात होती है तो वहां पर कहते हैं कि ऐसा कोई इनपुट जिसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट को क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और वो इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में पूरी क्लास लगा दी और पूरी क्लास में से हमने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, और बहुत डिटेल में आप ये सारी चीजें लिख रहे हो। आज की क्लास के अंदर मुझे आपको सिखाना है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के? देखो, हमारे पास दो टाइप के आपके पास दो टाइप के आपके पास क्या है? अ, दो टाइप के आपके पास हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो हमारा अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हैं किसी मैनेजमेंट, किसी कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाते हैं, तो उसका फायदा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? देखो, फायदा तो एडवांटेज होता है, पर यहाँ पर बड़ा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास दो है। सबसे पहले कस्टमर सर्विस, लाइन डालेंगे आज की क्लास की ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहला है हमारा कस्टमर सर्विस और दूसरा हमारे पास है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा, सिंपल। तो भाई इन्हीं दो ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, विथ नोट्स लिखेंगे। नोट्स आप साथ साथ मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे और इन दो चीज़ों को हम डिटेल में लिखकर खत्म करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, तो सॉरी, ये दो तो डिटेल में करेंगे और बाद में अभी आज की क्लास में हमें स्कोप भी पढ़ना है, ठीक है उसको। तो आओ सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमर सर्विस। क्या स्टार्ट करते हैं? कस्टमर सर्विस, हेडिंग डालेंगे कस्टमर सर्विस। इसके बारे में पढ़ते हैं डीपली। कस्टमर सर्विस के बारे में थोड़ा डीपली चलते हैं और सीखते हैं कि क्या है कस्टमर सर्विस। हम पॉइंट वाइज नोट्स लिखेंगे। तो पहला पॉइंट का नोट्स हमारे पास लिखेंगे सामने। लिखना द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर हम किसी चीज में ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सर्विस। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सर्विस क्या है? कस्टमर सर्विस। सर, कस्टमर सर्विस हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लिखना विच मीन द which mean the service which mean the service for the satisfaction for the satisfaction of the customer want, of the customer want। क्या मतलब? सोचो, मेरी एक दुकान है, मेरी एक शॉप। मान लेते हैं इस शॉप का जो ओनर है उसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए इज अ ओनर ऑफ दिस शॉप। मिस्टर बी आए एक दिन दुकान के अंदर और शॉप के अंदर, शॉप से बोला, और ये शॉप है इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ये शॉप कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। इसने कहा सर मुझे ना टीवी चाहिए, टीवी, आई वांट टेलीविजन। एक टीवी चाहिए और इस टीवी के अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए जो मैं चाहता हूं कि मैं जो टीवी खरीदूं उसके अंदर ये फीचर्स हो। सबसे पहले ये टीवी होना चाहिए 4K अल्ट्रा एचडी, एचडी में होना चाहिए, बिल्कुल साफ इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरे ने कहा 4K टीवी होना चाहिए। तीसरे ने कहा ना, फिर कहा इसने स्मार्ट टीवी होना चाहिए, स्मार्ट टीवी होना चाहिए। तीसरे ने कहा उसमें एलेक्सा भी होना चाहिए, एलेक्सा।
या गूगल, आपके पास गूगल का जो है, ठीक है, और आपके पास बहुत से अलग अलग फीचर्स होने चाहिए। 2 GB रैम होनी चाहिए टीवी में, और बहुत सारी एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें मैं यूज कर सकूं इसको। वाईफाई चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसने कहा वाईफाई भी होना चाहिए टीवी के अंदर। इसने अपनी रिक्वायरमेंट बताना चालू करा। अब मान लो जो शॉप का ऑनर है, अब शॉप का ऑनर क्या कहेगा, ठीक है सर ये टीवी आपको मिल जाएगा, ये टीवी आपको मिल जाएगा। तो अगर शॉप का ऑनर मिस्टर बी को यही टीवी दे दे, ऐसा टीवी दे जिसमें ऑल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ऐसा टीवी दे, ऐसा टीवी दे जिसमें मिस्टर बी की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी हो रही है, सारी रिक्वायरमेंट, मिस्टर बी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। क्या मिस्टर बी सेटिस्फाई है? अगर कोई पर्सन मेरी शॉप में आता है और मुझसे टीवी लेता है, तो वो जो रिक्वायरमेंट मान रहा है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरी करूं। उसने कहा सर मुझे ऐसा टीवी चाहिए जिसमें ये फीचर्स होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने उसको ऐसा टीवी दिया जिसमें ये फीचर्स थे, और भी बहुत कुछ फीचर्स थे, पर ये वाले फीचर जो कस्टमर ने मांगे थे वो तो थे ही। तो दोस्तों पूरी है, तो इसका मतलब ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमने सोचा कि यार जो कस्टमर मांग रहा है, अगर हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो अब ये कस्टमर डिफरेंट कस्टमर लेकर आएगा। ये कस्टमर क्या लेकर आएगा? डिफरेंट कस्टमर लेकर आएगा। सेम एग्जांपल अगर मैं कहूं आपके, कि सोचो आपने मेरी क्लास ली, अगर मैं आपको अच्छे से ना पढ़ाऊं, तो क्या आप आगे अपने जूनियर को या अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को रिफर करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करूं कि आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ऊपर हो। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी ना मेरी, वो होगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि अगर मेरे से कोई स्टूडेंट क्लास ले रहा है, तो मैं उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा दूं, कि जो वो चाहता था। आप चाहते हो कि सर हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन हो, हमारा स्टडी मटेरियल भी हो जाए, हमारा स्कैनर भी हो जाए, एमसीक्यू भी हो जाए, थ्योरी भी अच्छे से हो जाए, प्रैक्टिकल भी अच्छे से, तो हम ही करवाएंगे। तो इसका मतलब हमने क्या करा? आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये कहता है कि कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो जहां हम काम कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो इसमें कस्टमर की नीड देखेंगे। कस्टमर चाहता क्या है भाई? मार्केट में मान लेते हैं कि ऐसे, मान लो मार्केट में पहले टीवी चलते थे एलसीडी, मार्केट में पहले टीवी चला करते थे एलसीडी, अब टीवी चल रहे हैं एलईडी। और एलईडी में भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी में स्क्रीन आ रही है, तो 4K स्क्रीन आ रही है ना, 4000 पिक्सल स्क्रीन आ रही है अब, जिसमें आपके पास स्मार्ट टीवी हो गया, जिसमें अब आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं है, वाईफाई से ऑटोमेटिकली टीवी को कनेक्ट करो। तो कस्टमर की जो नीड्स है, कस्टमर की जो वांट है, अगर हम उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस अगर हम बोलते हैं, तो कस्टमर सर्विस हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कस्टमर सर्विस क्या है, तो आप कहना कि कस्टमर सर्विस होता है कि हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की जो वांट है, कस्टमर जो चाहता है, अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो हम जो चाह रहा है, अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मैं कस्टमर की वांट्स के हिसाब से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। अरे कंपनी, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे कस्टमर के वांट से बनाएंगे ना। कंपनी ने प्रोडक्ट बना रहे, कस्टमर चाहते नहीं वो प्रोडक्ट, तो अब मान लो कंपनी ऐसा टीवी बना रही है जो एलईडी एलसीडी है, जो पहले चलते थे, तो क्या वो टीवी लेंगे कस्टमर? नहीं। तो कंपनी भी ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाएगी, पर पहली सेटिस्फेक्शन, पहली जो उसकी प्रायोरिटी होगी, उसका ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। कस्टमर चाहता क्या है वो डाल दो उसमें बस। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, अमेजोन। अमेजोन का जो पहली प्रायोरिटी है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है दोस्तों, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अमेजोन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अगर आप उनसे बात करोगे, उनसे कहोगे सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं आपके सर्विस से, मैं आपकी सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरा प्रोडक्ट मान लो 2 दिन माना था, आप मुझको 4 दिन ले रहे हो, तो ये चीज, तो वहां पर क्या होता है सर, आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्द से आपको, मतलब आपको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ठीक है सर अब मैं ओके हूं। तो ये अमेजोन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो कस्टमर सर्विस है। तो यहां पर कस्टमर सर्विस का मतलब मैंने बताया कि कस्टमर सर्विस का मतलब है कि ऐसा सर्विसेज दीजिए, ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो कस्टमर चाहता है और वो सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से। लेने के बाद सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इसके हम क्या पढ़ेंगे आगे? सेकंड पॉइंट, अब मान लो दोस्तों एक पर्सन है, मान लेते हैं एक पर्सन, पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप देखेंगे। मान लेते हैं कि मिस्टर बी दुकान पे गए, और मिस्टर बी एक शॉप पे गए, शॉप वाले से कहा कि भाई,
शॉप वाले से कहा भाई मुझे एसी चाहिए, एसी एसी चाहिए, और मुझे कुछ ऐसा एसी चाहिए जो 5 स्टार हो। इसने अपनी वांट्स बताना चालू करी, मुझे 5 स्टार वाला एसी चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा एसी चाहिए जो इन्वर्टर एसी हो, इन्वर्टर एसी हो। तीसरा इसने और बोला, कहता है मुझे विंडो नहीं स्प्लिट एसी चाहिए, स्प्लिट एसी चाहिए जो घर के अंदर लगता है। चौथा इसने कहा कि सर कम से कम प्राइस हो, प्राइस कम से कम हो, और मुझे सर आज ही चाहिए, मतलब मुझे एक दिन के अंदर अंदर ये चाहिए। अब मेरी बात सुनना, अब चलो ठीक है, ये फीचर तो एसी के मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं कि प्राइस कम से कम चाहिए, कहता है कि भाई मुझे कम से कम ये एसी 30,000 रुपये का ऐसा एसी मिल जाएगा तो मुझे बता दीजिए, मैं लेने को तैयार हूँ और मुझे आज ही चाहिए। तो अब शॉप वाला क्या करेगा, शॉप वाला क्या चाहेगा, शॉप वाला चाहेगा कि कस्टमर चले जाए या कस्टमर रुक जाए, कस्टमर रुक जाए। तो शॉप वाला कहेगा हाँ सर हमारे पास है, जो प्राइस पे आप जो प्राइस पर बोल रहे हो और जितना टाइम आपको चाहिए इस टाइम पर और इस प्राइस पर मैं आपको एसी दे दूंगा, एसी दे दूंगा। तो मतलब फीचर तो होंगे ही, फीचर्स तो होंगे ही, पर ये प्राइस पे होना है। देखो 5 स्टार एसी होते हैं, इन्वर्टर एसी होते हैं, स्प्लिट एसी होते हैं, तो ये एक ही एसी के अंदर इतने सारी फीचर्स तो होते ही है, पर वो थोड़ा महंगा होता है। क्या इस प्राइस पे मिल जाएगा क्या? हाँ सर मिल जाएगा। तो अगर आपने उस प्राइस पे दे दिया, एक दिन में दे दिया, जितना टाइम उसने मांगा कि मुझे अभी चाहिए, तो अभी आपने पकड़ा दिया, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा नहीं होगा? होगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एक राज है कि कॉस्ट और टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कि कम से कम कॉस्ट हो और कम से कम टाइम हो। अमेजोन से अगर आप प्रोडक्ट मंगाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अमेजोन से जब आप प्रोडक्ट मंगाओगे तो सबसे पहले तो आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे, उसके बाद चाहोगे कि जल्द से जल्द घर पे आए। हमने मान लो हम जब 12वीं पास करते हैं और 12वीं पास करते हैं, जो घर वाले कहते हैं जाओ बेटा फोन ले लो, एक नया फोन आपके लिए, तो एक नया नया जब हमारा फोन आता है तो हम अमेजोन से बुक करते हैं, मान लेते हैं, तो हम क्या चाहते हैं यार जल्द से जल्द आ जाए। जो जो वो होता है ना तड़प अंदर की, यार बहुत जल्दी आ जाए फोन, मजा आ जाएगा सर फोन आ जाए, होता नहीं होता ऐसा? होता है। तो जब हमारे को नई चीज आ रही होती है, मान लो हमारे पास नया लैपटॉप आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यार आज अमेजोन दिखा रहा है कि 7 दिन बाद डिलीवर हो, कितना गुस्सा सा आता है। टुमारो डिलीवरी कितना अच्छे से लगता है। हाँ तो अच्छे से लगता है कि हमें टाइम भी कम से कम टाइम में अमेजोन आपको डिलीवर करेगा। क्या है अमेजोन की प्रायोरिटी? आप बुक करो 2 दिन के अंदर घर पे, प्राइम अमेजोन प्राइम लो, 1 दिन के अंदर घर पे पहुंचा देंगे, मतलब आज बुक करोगे कल आपके घर पे आ जाएगा। अमेजोन प्राइम क्या कर रहा है? वो टाइमिंग, वो क्या कर लगा रहा है यहाँ? ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहा है। क्या लगा रहा है वहां पर? ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहा है। कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट। क्या बोला था मैंने? इफेक्टिव और इफिशियंट। क्या बोला था मैंने? इफेक्टिव और इफिशियंट। तो ऐसा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कम से कम कॉस्ट पर और कम से कम टाइम पे दे रहा है, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी। तो यहां पर हमने बात करी कि द ऑपरेशन मैनेजमेंट, लिखेंगे सर यहां पर, द ऑपरेशन मैनेजमेंट, द ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड, the operation management must provide something, something to, something, something to a specification, something to a specification which can satisfy, which can satisfy, which can satisfy the customer in terms of, in terms of cost, in terms of cost and टाइमिंग। तो भैया कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा प्रोडक्ट देने से नहीं, क्वालिटी तो मैटर करती है। यहां पर क्वालिटी से ज्यादा, क्वालिटी में एक बार फिर भी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हो सकता है, पर कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और कम से कम टाइम पे मुझे डिलीवर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट और टाइमिंग जो है ना बहुत बहुत मैटर करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करेगा? ऑपरेशन मैनेजमेंट ये प्रोवाइड कराएगा कि कस्टमर को इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा कि कम से कम कॉस्ट पर और कम से कम टाइम पे उनको डिलीवर कर दिया जाए। ठीक, समझ में आया नहीं आया? दोस्तों यहां पर हमने सीखा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू अ स्पेसिफिकेशन, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिकेशन, कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन दो जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे कॉस्ट और टाइमिंग में भी। जैसे कि मान लेते हैं कि मान लो कुछ रियलमी ने फोन निकाला, रियलमी ने कहा कि हम एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है और हम कम से कम कॉस्ट पे देंगे। ये फोन होगा 9,999 रुपए में और इसके अंदर होगी 6 GB रैम और 128 GB हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क कह रहा हूँ, स्टोरेज, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। और कैमरा, कैमरा होगा 100 मेगापिक्सल, कैमरा होगा 2000 मेगापिक्सल, लो जी। तो क्या कम से कम को, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर कम से कम कॉस्ट और कम से कम टाइम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। और हम इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द ला रहे हैं आपके लिए और इस कॉस्ट पे लेकर आ रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा ही दोस्तों, क्योंकि उसको ऐसा फोन उसने कभी देखा नहीं, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का फोन और अच्छा कैमरा, वो भी सोनी का उसके अंदर लगा हुआ है, और उसकी कॉस्ट हो सकती है 20,000 रुपए, पर वो 10 में मिल रहा है, तो कम से कम कॉस्ट में और जल्द से जल्द आ रहा है। दैट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो रियलमी क्या लगाएगा अपने कंपनीज के अंदर? ऑपरेशन मैनेजमेंट, तभी कस्टमर सर्विस मिलेगी। तो अगर मैं कहूं एक तीसरा पॉइंट लिखकर जरा देखना, कहता है 10 द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मतलब पहला ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, thus the primary objective can be satisfied, thus the primary objective can be satisfied, thus the primary objective, तो पहला ऑब्जेक्ट कब सेटिस्फाई होगा? अगर by providing, देखना ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, कहता है 10, अगर मैं ऊपर की बात कोई करेक्ट में जोड़ दूं तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर सर्विस, पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। ये सेटिस्फाई कब होगा? जब हम प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, ध्यान देना, जब हम प्रोवाइडिंग द लिखना है यहां पर, राइट, प्रोवाइडिंग द राइट थिंग, प्रोवाइडिंग द राइट थिंग, सही प्रोडक्ट या सही सर्विस एट द राइट प्राइस, सही प्रोडक्ट मिले सही प्राइस पर, सही प्रोडक्ट मिले सही प्राइस पे, एट द राइट टाइम, और सही टाइम पर। तो अगर मैं ये पैराग्राफ बोलूं तो ये पैराग्राफ हमें बताता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सही चीज मिले, सही प्राइस में मिले और सही टाइम पर मिल जाए, तो राइट थिंग एट अ राइट प्राइस एट अ राइट टाइम, तो दैट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहां पर आप डाल दो द, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन एंड हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में, देयर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। आपके पास 3 एस्पेक्ट होते हैं कस्टमर सर्विस के, अगर हमने अभी जितना पढ़ा उसके हमें दिखता है 3 एस्पेक्ट। पहला स्पेसिफिकेशन, बहुत मैटर करती है, एक मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स होने चाहिए और जो पहले निकाला तो उससे तो अच्छे होना चाहिए। दूसरा कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, और तीसरा जल्द से जल्द लाना चाहिए, टाइम। तो अगर आपने ये 3 पर ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्क करेगा, पहला ऑब्जेक्टिव होगा इन तीनों पे, कि वो स्पेसिफिकेशन अच्छा से दे, कम से कम कॉस्ट पे दे और जल्द से जल्द इस प्रोडक्ट को लॉन्च करे, है ना। तो दैट्स कॉल आपके पास कस्टमर सर्विस। तो अगर आपके पास कहीं ऑब्जेक्ट आएगा तो आप ये 4 पॉइंट लिख कर आएंगे, और 4 पॉइंट की जगह कुछ भी लिख नहीं आना, आपको 100 नंबर मिलेंगे, आपको 100 मीन्स 100%। इस पेपर में जितना भी आएगा ना उस पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम उतना अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को, जितना हम याद कर सके दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो मैंने आपको बहुत बड़े पैराग्राफ करा दिए, आप याद नहीं कर पाओ, क्या फायदा, उतना पढ़े जितना हम याद भी कर पाए। 4 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट याद कर लो, पूरे नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ में आया आपको, ये समझ में आया क्लियर तरीके से, अच्छे से एग्जांपल समझ में आया। दूसरा हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना रहेगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए 3 मेन ऑब्जेक्ट हो, 3 मेन चीजें होती है, स्पेसिफिकेशन अच्छे से दो, अच्छे से फीचर्स लेकर आओ, दूसरा कॉस्ट कम से कम हो और जल्द से जल्द लेकर आओ, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ रियलमी ने मोबाइल लॉन्च करना है, तो रियलमी जब भी कोई मोबाइल लॉन्च करेगी, आप देखना जब भी कोई कंपनी मोबाइल लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, वो पहले जो पिछला मोबाइल होता है उससे कुछ नया फीचर्स होता है, ठीक है, नया स्पेसिफिकेशन होता है, उससे पिछले मोबाइल से कम कॉस्ट रहती है, ध्यान देना, पिछले मोबाइल से कम कॉस्ट, और जल्द से जल्द लॉन्च करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जल्द से लॉन्च। तो ये 3 चीज आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, अच्छा से फीचर्स, पिछले से बेहतर फीचर्स हो, कम से उस पिछले से कम कॉस्ट हो, और जल्द से जल्द आया जाए, तो ऐसा कस्टमर सेटिस्फाई होता है। यार मुझे एक मोबाइल लेना है, सोचो आप, मुझे एक मोबाइल लेना है या आपको एक मोबाइल लेना है, मान लेते हैं, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार जो अभी तक मोबाइल चल रहे हैं उसके अच्छे फीचर्स हो। अभी मान लो 4 GB और 64 GB मोबाइल चल रहा है, नॉर्मल रेंज का मोबाइल, 12-13 हजार 15 हजार का अगर हम मान कर रहे हैं, ठीक है। अभी मानते हैं कि भाई 4 GB 4 GB 64 GB 6 GB 128 GB ऐसे चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ 8 GB और 256 GB मिल जाए,
तो कितना अच्छा लगेगा ना, कम से कम कॉस्ट में मिल जाए। तो वो चीज है, पर ये पॉसिबल तो कंपनी करेगी ना, कंपनी कैसे पॉसिबल करेगी, यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाएगी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको करके दिखाऊंगा मैं कैसे यहाँ पर कॉस्ट कम होती है, कैसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाकर कंपनी की कॉस्ट कम से कम कर देते हैं। कैसे देखना, स्पेसिफिकेशन निकालना तो कंपनी का काम है। अब स्पेसिफिक कंपनी का ये हम डे डालेंगे, तो अब हमारा काम होगा कि हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगाएंगे और कॉस्ट को कम से कम करेंगे, और जैसे हमने कॉस्ट को कम करा हम उसको क्या कर देंगे, टाइम से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हो गया हमारा पहला पॉइंट कस्टमर सर्विस। सेकंड पॉइंट अगर हम चले तो सेकंड पॉइंट पे हमें करना है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मैंने कहा आपको मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आप याद कर सको। क्या फायदा वो चीज सारा पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ, बुक के अंदर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे होंगे, मैं नहीं, मैं उतने पैराग्राफ में आपको उतनी इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा जिसमें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे सारे कॉन्सेप्ट, पर वो जो बड़े बड़े पैराग्राफ है उसको शॉर्ट में कर देंगे, पॉइंट वाइज शॉर्ट में कर देंगे, सब याद तो कर पाओ। क्या फायदा तेरे बड़ा पैराग्राफ, मैं यहाँ तो बुक खोल देता, मैं वहीं पढ़ा देता, कोई फायदा होता उससे, कोई फायदा नहीं है। सोचे जहां पर फायदा क्या है, यहाँ पर एक यार उस बड़े बड़े अगर ऐसे ही पढ़ाना होता तो आप क्लास ले क्यों लेते, आप वैसे ही नहीं पढ़ लेते, पढ़ना ही तो है। तो यहाँ पर क्या करें कि क्लास लेने का बेनिफिट क्या होना चाहिए, बेनिफिट ये होना चाहिए कि यार हमें चीजों को अच्छे समझा दे और इतना चीजें करवा दे जिससे हम पेपर में अच्छे नंबर भी आ जाए और हमें इतना सारा भी ना पढ़ना पड़े। यही तो चीजें, इसलिए तो क्लास ली आपने। ठीक है दोस्तों, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो पेन बना रहा हूं, तो पेन के लिए जिसका कैप है, इसकी निप है, इसका जो बाहर की बॉडी है, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। लेबर है वो रिसोर्सेज है दोस्तों, जो इसको बनाएगा, औजार जो टूल्स लगाकर इसको बनाएगा, मशीन वो क्या है, रिसोर्सेज। तो हम क्या चाहेंगे, रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा लगे या कम से कम रिसोर्सेज, अच्छे से रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। मान लो कि एक घर बनाना है, एक घर, एक घर बनाना है दोस्तों, एक दीवार बनानी है, दीवार मान लो एक बहुत बड़ी, मतलब इतनी दीवार, बड़ी दीवार बनानी है, एक इतनी बड़ी दीवार बनानी है हमें एक घर की। अब वो दीवार एक दिन में 2 लेबर बना सकते थे, वो दीवार एक दिन में 2 लेबर बना सकते थे। अब क्या हुआ, उसमें 3 लेबर लग गए और 3 लेबर में एक दिन में वो दीवार बनाई। क्या ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है या नहीं है, नहीं है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि यार जो दीवार, जो वॉल एक दिन में 2 लेबर बना सकते थे, उसको 3 लेबर लगा के क्यों बनाया, एक लेबर के जो एक्स्ट्रा पैसे गए, एक लेबर जो एक्स्ट्रा लगाया, ये तो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो गया। लेबर इज द रिसोर्सेज, लेबर क्या है, इस दीवार बनाने के लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, हाँ, और उसमें जो मसाला लगा, उसमें जो सीमेंट लगा, उसमें जो ईंट लगी, वो भी ईंट तो चलो उतनी लगेगी, सीमेंट जो सीमेंट लगा उसकी बर्बादी कर दिया आपने, बहुत सारा सीमेंट, बहुत सारा चीजें गिरा दी, है ना। तो वो चीज जो आपके पास सीमेंट डस्ट वगैरह जो होते हैं, जो चाहिए होते हैं दीवार बनाने के लिए, वो चीज आपने ज्यादा माल वेस्ट कर दिया, लेबर भी ज्यादा लगा दिए, माल भी वेस्ट कर दिया, क्या फायदा उसका, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज अनयूटिलाइजेशन। हमें क्या कर रहा है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, इस तरीके से कोई चीज आप बना रहे हो, कोई सर्विस आप दे रहे हो, तो इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करो, इस तरीके से रिसोर्सेज लगाओ कि उस चीज में वो कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा चीजें ना लगानी पड़े। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, पॉइंट क्या कहता है। अनदर अनदर मेजर ऑब्जेक्ट, अनदर मेजर ऑब्जेक्ट इज टू यूटिलाइज resources, is to utilize resources, is to utilize resources for the satisfaction of customer want, for the satisfaction of customer want, for the satisfaction of customer want effectively, effectively या आपके पास effectively and efficiently, इफेक्टिवली इफिशिएंटली क्यों वर्ड यूज करा, इफेक्टिवली मतलब कम से कम आपके पास टारगेट टाइम पे अचीव कर लो, और जिससे कम से कम वेस्टेज करो रिसोर्सेज का, कम से कम वेस्टेज जितना कम पहुंच सके। अब सोचो, अब मेरी बात, अब जो पॉसिबल है, जो देखो जहां पर रिसोर्सेज का वेस्टेज होना है, जहां रोका ही नहीं जा सकता, वहां कैसे रोका, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान सुनना। मान लेते हैं आपने कभी वो देखा है, आपने जब चप्पल बनते हुए देखे, कभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा चप्पल बनते हुए, नहीं देखा ना। आपको मैं बताता हूँ, देखो ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा ना वो आता है गद्दा सा, जब हम चप्पल पहनते हैं, आपने देखो जब कभी आप चप्पल लीजिएगा तो चप्पल में देखो नीचे जो होता है ना, जो नीचे की परत होती है जहां पैर रखते हैं, तो वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा मात्रा में, बड़ा मात्रा में वो आता है, गद्दा सा होता है, इतना सा वो दबा होता है, गद्दा सा होता है वो। अब उसमें जब चप्पल बनती है तो चप्पल कुछ ऐसे बनेगी,
ये इसका शेप निकलता है मशीन से ना, जैक होता है मशीन से ना, इसको मशीन होती है बड़ी सी, गद्दे को इतना बड़ा वो उसको रखते हैं, गद्दे को रखते हैं जो चप्पल के नीचे जो उसका तला होता है, मशीन को यूं रखते हैं और दबा देते हैं, दबाते ही क्या हो जाता है, जो शेप होती है ना ऐसे बन के शेप बन के आ जाती है, जितना कम से कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है ऐसे करके बन के आ जाती है, ऐसे करके शेप बन जाती है। अब तो मैं ऐसे बना नहीं सकता, ऐसे करके जितना से कम। अब सोचो, मान लो कि वो गद्दा है, अब मान लो जब पूरा कट फेस कटा और निकल गया बाहर, और जो बाहर का रह गया ऊपर, तो वो तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है ना, तो उसको तो हम रोक ही नहीं सकते भाई। अब मेरी बात सुनो, मान लो एक इतना सा प्लेट है, इतना सा प्लेट है, इसके इतने से एक वो है गद्दा जिसमें हम 2 चप्पल बना सकते हैं मैक्सिमम। मैंने चप्पल बनाई एक ऐसे करके, आम बना दिया चप्पल की जगह, ये ज्यादा से ज्यादा मैं 2 चप्पल बना सकता था। अब मान लो ये चप्पल यहां से इसको खाली कर दो, इतना पार्ट आप भूल जाओ, इतना पार्ट आप भूल जाओ, इतना पार्ट आप भूल जाओ, तो क्या इतना पार्ट आपको नहीं हुआ, वेस्टेज हो गया ये, इतने पार्ट में तो कुछ नहीं बन सकता ना, इसका तो वेस्टेज हो गया, ये तो अब जाएगा, वेस्टेज है। तो दोस्तों जो चीज वेस्ट होनी है तो वह नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जहां पर 4 चप्पल बननी थी वहां आपने 2 बनाई, वो है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जहां 2 बननी थी वहां 2 बनाए, तो गलत क्या है? देखो, जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम कोई एक्चुअली आप जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में देखोगे, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टेज तो होता ही है। हाँ, ज्यादा वेस्टेज नहीं चाहिए हमें, तो हमने कहा रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज करो भैया। ऐसे नहीं कि आप जहां पर उस गद्दे में आप 4 चप्पल बना सकते हैं वहां आपने 2 ही बनाई और 2 बेकार कर दिया, वो गलत चीज है। ठीक है, तो कहता है कि अनदर मेजर ऑब्जेक्ट इज यूटिलाइज रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन। अगर आप कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपको इफेक्टिवली काम करना होगा और इफिशिएंटली काम करना होगा। इफिशिएंटली का मतलब क्या बताता है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो ये आपको बस, तो आपका अगर यूटिलाइज करोगे अच्छे से रिसोर्सेज को, तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे, तभी तो अपने को भी बेनिफिट होगा। हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने में लग गए और रिसोर्सेज का ज्यादा से यूटिलाइज करा। आपने कहा भाई मुझे मेरा घर बनाना है, आपने मेरे से कहा, मान लो तो मैं पर्सन हूं, मैं ऐसा पर्सन हूं जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है मेरी, मैं घर बनाता हूं मान लेते हैं ना। आपने मेरे से कहा भाई मेरा घर बनाना है, आपने कहा भाई मैंने कहा कितने महीने बनाना है, कह रहा 2 महीने बनाकर दिखा दो, और मैंने 2 महीने में 30 बना दिया। अब मेरा इतना मटेरियल खराब हो गया, इतना मटेरियल मेरा बर्बाद गया, इतना लेबर लग गई, एक्स्ट्रा लेबर लग गई, और घर तो बन गया, घर तो बन गया, पर रिसोर्सेज का ज्यादा। तो काम तो मैंने इफेक्टिवली करा पर इफिशियंटली नहीं करा, है ना। काम तो इफेक्टिवली करा पर इफिशियंटली नहीं करा, तो वो गलत चीज हो जाएगा। तो अगर आप कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करो, ठीक है, सेटिस्फाई तो करो, वो 3 चीज तो लाओ, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइम तो लेकर आओ। पर देखो, अब कॉस्ट और अगर टाइमिंग की बात करूं, तो कॉस्ट अगर मैं यहाँ बात करूं तो कॉस्ट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफिशियंटली, और टाइमिंग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि टाइम पे कंप्लीट करना और टाइम पे देना और कॉस्ट कम से कम लगे, तो क्या होगा, इफिशिएंट और इफेक्टिव हो गया ना। तो पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट में इफिशिएंट और इफेक्टिव वर्ड का यूज बहुत किया जाता है, इसलिए मैंने उस वक्त ढंग से बताया था आपको डिटेल में। ध्यान दीजिए, आगे समझ में आ गया पॉइंट कि अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हो, कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो आपको रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से करना होगा। ठीक है, जहां 2 लेबर एक घर को बना सकते हैं तो वहां 3 लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करें। जहां पर 10 कट्टे सीमेंट के एक दीवार को बनाने में लगते हैं, 10 बैग ऑफ सीमेंट एक दीवार को बनाने में लग सकते हैं, वहां 11 मत लगाइए, वो हो गया नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना दोस्तों, क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट लिखे, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस must provided customer service must provided with the achievement of customer service must provided with the achievement of, स्पेलिंग हो देख लेना, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन and efficient use of resources efficient use of resources इफेक्टिव ऑपरेशन एंड मत लगाओ, थ्रू इफेक्टिव ऑपरेशन थ्रू। अब इफेक्टिव मतलब बताओ क्या, काम को टाइम पे कंप्लीट करो। इफिशिएंट मतलब क्या, कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट करो, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट करो। ठीक है, तो अगर आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको, अब जब ऑपरेशन लगाओगे, जब आप कन्वर्जन करोगे, गुड्स को बनाओगे, तो उसमें इफेक्टिव तरीके से काम करना है और इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का यूज करना है। तो ये डेफिनेशन देखो,
कहीं ना कहीं डेफिनेशन मैच कर रही है ऑपरेशन मैनेजमेंट से, क्योंकि दोस्तों हम ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हैं तभी तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है कि कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज करो, यही तो कहता है ना। ठीक है, जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करोगे, कन्वर्जन प्रोसेस करोगे, तो कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट करो और टारगेट को अचीव करो, इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से काम करो। तो अगर कस्टमर सर्विस देना चाहते हो तो ये भी आपको रिसोर्सेज का भी ध्यान में रखते हुए देने हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करा, इन एडुकेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करा, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं करा, तो आपको कमर्शियल फेलियर मिल सकता है। कमर्शियल फेलियर का मतलब आप अपनी कंपटीशन जो मार्केट होती है, कमर्शियल क्या मतलब है, कंपनी कंपनी जहां बहुत सारा कॉर्पोरेट होता है, जहां बहुत सारी कंपनीज होती है, दैट्स कॉल्ड कमर्शियल एरिया। तो उस जगह पर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि अगला मान लो आपकी कंपनी मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता हूं, आप इतना नहीं करते, तो आप फेल हो जाओगे, आपसे कोई खरीदेगा नहीं, मेरे से खरीदेगा। तो कमर्शियल फेलियर मिल सकता है अगर आपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज नहीं करा। इस लाइन को भी लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो इन इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इन इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, inefficient use of resources और inadequate और inadequate और inadequate inadequate customer service lead to commercial failure, commercial failure, commercial failure। ठीक है सर, तो अगर आपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करा और कस्टमर सर्विस को आपने ठीक से नहीं दिया, क्योंकि कस्टमर सर्विस आप सही तभी सीखते जाओगे जब आप इफिशिएंट वर्क से भी काम करो, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज करो, तो आपने वो नहीं करा तो कस्टमर, मान लेते हैं, इसका एग्जांपल समझाना चाहता हूँ मैं, इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ, इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लेते हैं आपने एक घर बनाना चाहते हो, मान लो मिस्टर एक रोहन है, मिस्टर रोहन ना अपना घर बनाना चाहते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। मिस्टर रोहन अपना घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, सुनना ध्यान से, इस लाइन का मतलब क्या है। मिस्टर रोहन अपने घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक उसको बुलाया, किसको, मिस्त्री साहब को, इन्होंने ठेकेदार को बुलाया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं ना जो बनाना, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा और कॉन्ट्रैक्ट से कहा सर आप हमारा ना हाउस का कंस्ट्रक्शन कर दो, आपको हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, मटेरियल आपको हम देंगे, मटेरियल हमारा होगा, मटेरियल होता है ना कि हम विद मटेरियल नहीं देते, कहता है मटेरियल हम लगाएंगे जी, आप बस घर बना दो, आप अपना लेबर लगा दो, मटेरियल हम लगा लेंगे। ठीक है, अब इसने हमने लेबर तो इफिशिएंट यूज से लगाई, पर मटेरियल का बर्बादी बहुत कर दी। अब सोचो क्या मैं सेटिस्फाई होऊंगा इससे, क्या रोहन सेटिस्फाई होगा? रोहन कहेगा यार ठीक है, अपनी जेब से पैसा गया तो अच्छे से यूटिलाइजेशन, और हमारे जेब से मटेरियल गया, मटेरियल का पैसा हम मटेरियल दे रहे हैं, मटेरियल हमने दिया, सीमेंट हम लेकर आ रहे, ब्रिक हम लेकर आ रहे, ईंटें डस्ट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी होता है रेता वगैरह जो भी होता है हम लेकर आ रहे हैं, हमारा पैसा लग रहा है, उसका यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं करा, वो बर्बाद हो रहा, बर्बाद होने दो। पर अपनी लेबर को उस तरीके से लगा रहा है कि हाँ 2 लेबर काम करे, एक दिन में वही निकाले सारा काम, समझने की कोशिश करे, तो क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई होंगे? तो नहीं, इस कॉन्ट्रैक्टर ने ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं लगाया, मटेरियल का क्या करा इसने, वेस्टेज करा, मटेरियल का क्या करा, वेस्टेज करा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल का इसने वेस्टेज करा, इससे क्या हो गया, हम क्या है, अनसेटिस्फाई है, हम क्या है, अनसेटिस्फाई है। रोहन क्या हो गया दोस्तों, अनसेटिस्फाई हो गया, क्योंकि इसने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करा, इनएफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सोचो तो सही बात है गलत बात है, बताओ सही है यार, हमारा मटेरियल तो हमारा भी तो मटेरियल कम से कम बर्बाद करो। हाँ हमें पता है कि गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, बर्बाद होगा, पर इतना नहीं जितना आप गिरा रहे हो, जितना आप ज्यादा से गिरा रहे हो, समझ रहे, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का अगर आप गलत तरीके से रिसोर्सेज का वेस्टेज करोगे, तो रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो कस्टमर सर्विस भी नहीं मिलेगी। अगले बार से मैं इस कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दूंगा और 10 को और बोलूंगा कि इससे काम मत देना, मटेरियल का बहुत बर्बादी करवाता है ये, ठीक है, उसको काम नहीं मिलेगा, तो ये कमर्शियल फेलियर हो जाएगा, ये कमर्शियल से बाहर हो जाएगा। मतलब इनकी जो कॉर्पोरेट वो है कि भाई बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है, सबको मिल रहा है, सबके पास क्लाइंट है, तो इसको भगा देंगे, तो निकल, इसको कोई काम नहीं मिलेगा, गलत काम करेगा तो, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्लियर है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं।
सर अगर हम जाने कि सर ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, तो एक तरीके से एग्जांपल लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखना सर, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक द यूटिलाइजेशन ऑफ resources like like available space used or occupied। आपको लग रहा है कि भैया इस जगह पर, जैसे एक मान लो एक पर्सन ने यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्टेशन लगाया, ठीक है, मान लो आपने मुझे मटेरियल भेजना है और उस मैंने मटेरियल से मंगाया, मैंने कहा भैया उस मटेरियल उस जो आप भेज रहे हो, मैंने, चलो आपने एक बिल्डर हो, बिल्डर, मेरे को घर बनाना है और मेरे को घर बनाना है और मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे ना 100 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, 100 बैग ऑफ सीमेंट। तो आपने एक ट्रक में 100 बैग ऑफ सीमेंट डलवा दिया। अब उसमें लग रहा है कि यार यहाँ पर 100 बैग नहीं आ पाएंगे, या ऐसा लग रहा है कि 100 बैग से ज्यादा आ पाएंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो 100 बैग नहीं आ पाएंगे, 100 बैग से ज्यादा आ पाएंगे। अब चलो मान लेते हैं एक ट्रक है, एक आपने एक ट्रक लिया और ट्रक के अंदर आपने 100 बैग ऑफ सीमेंट रखवा, तो उसमें खाली स्पेस भी था, बहुत स्पेस भी था, उसमें और भी आ सकते थे, 200 बैग का ट्रक था, तो आपने क्या करा, 100 बैग और डलवा दिया, उसको कहीं भिजवा दिया दूसरी जगह पर। तो मान लो मैं से ऐसे मैंने ऑर्डर दिया, मान लो एक पर्सन ने दूसरे ऑर्डर दिया, अब आप बिल्डर हो, आपको 100 बैग ऑफ सीमेंट मुझे देना है, 100 बैग ऑफ सीमेंट किसी और को देना है, एक ही टेम्पो भिजवाया, एक ही आपने ट्रक भिजवाया, उसमें 100 बैग ऑफ सीमेंट मेरे को दे दिया, उसमें इसको भी डिलीवर करवा दिया। सोचो, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है, अवेलेबल स्पेस यूज्ड और ऑक्यूपाइड। आपको लग रहा है कि यार एक ट्रक में भेजना तो मुश्किल, अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं आपको, तो आपको तो भेजना पड़ेगा ही, तो आप दिमाग लगा रहे हो यार एक ट्रक में 100 बैग्स 200 आते हैं, अब एक ट्रक मुझसे भेजोगे तो ये जो खाली स्पेस है यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, तो आपने क्या करा, दूसरे पर्सन से बात करी, उसने कहा यार हम आपको 100 बैग दे दे, तो उन्होंने कहा हाँ भेज दो, तो आपने क्या करा, यूटिलाइजेशन। तो जहां स्पेस आपको खाली दिख रहा है उसको ऑक्यूपाई करवा सकते हो, उसको यूज कर सकते हो स्पेस को, है ना। तो ये हो गया रिसोर्सेज। दूसरा, आप रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करके, ठीक है। और दूसरा आपके पास तरीका हो गया अवेलेबल टाइम, अरे यार, अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम जो हो गया यूज कर लिया उसका। मान लो आपके पास खाली टाइम पड़ा हुआ है, आपने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो कुछ काम ही कर लेते हैं, तो आपने अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर लिया। मान लो आपने किसी लेबर को लगा रखा है, किसी मिस्त्री को लगा रखा, करा ये काम कर, उसके बाद खाली टाइम पड़ा करने को कुछ नहीं ले रहा उसको, तो आपने कहा भाई ये चलो ये काम इधर से इधर सामान रख दो, इधर से इधर सामान रख दो, तो आपने क्या करवा लिया, टाइम का भी यूटिलाइजेशन कर लिया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किसी भी तरीके का हो सकता है, आप स्पेस को ऑक्यूपाई करवा सकते हो, खाली स्पेस पड़ा आपने भरवा ली जगह, आपके गोडाउन है आपके पास, आपको लग रहा है बहुत सारी जगह पड़ी है, यहाँ पर आपने किसी का स्पेस ऑक्यूपाई करवा ली, वहां पर जगह भर ली, टाइम आपके पास बहुत है तो आपने उस टाइम को यूज कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं कहूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इतना बहुत है, आप 4 पॉइंट लिखे इसके, इतना बहुत है, इसमें आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आपको बोले कि भाई ऑब्जेक्टिव बताओ रिसोर्सेज इसका इसका, तो आप इसको यहाँ 4 पॉइंट लिख लीजिए और यहाँ 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे नहीं मिलेंगे तो आपको 90-95% नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ मान लो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 9-8 मिल सकते हैं आराम से। थ्योरी सब्जेक्ट में नंबर मिलना मुश्किल होता है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर फिर भी आपको इतने नंबर मिल जाएंगे क्योंकि आपने बहुत बेटर तरीके से लिखा है चीजों को। एग्जाम्पल दीजिएगा, देखो थ्योरी सब्जेक्ट में आप जितने से जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल दे दीजिए कि भाई इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कोड करके आओगे ना, तो वहां पर आपके नंबर ज्यादा। देखो थ्योरी तो हर कोई लिखेगा, आप भी लिखोगे, आपका दोस्त भी लिखेगा, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो कर रहे हैं तो वो भी लिखेगा, सभी थ्योरी लिखेंगे, सोचे। तो सोचो कि अगर आप कुछ यूनिक ना करो, क्या कर रहे हो, आपने एग्जाम्पल कोड करे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ तो ये आपने इंग्लिश में लिख दिया कि भाई एक मिस्टर को हाउस बनाना था, वहां पर मटेरियल खुद देना था, तो इस तरीके से आपने लिख दिया, तो आप क्या आराम से क्या कर सकते हो सर, आराम से 6 नंबर आएंगे। देखो एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा कोड करेंगे तो, थ्योरी तो हर कोई लिखता है, देखो यूनिकनेस आनी चाहिए थ्योरी के अंदर, अगर आप एग्जाम्पल कोड के आ रहे हो तो बढ़िया तरीके से आपके नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक 5वां पॉइंट लिख देते हैं, कंक्लूजन डाल देते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न with the achievement of
ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ both satisfactory of customer service and resources utilization. Customer service and resources utilization. Hence, operation manager must attempt to balance these two objective. ऑपरेशन मैनेजमेंट तो कहते हैं अगर आपको सेटिस्फैक्टरी करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो अगर आपको अचीवमेंट लेनी है ना अपने बिजनेस के अंदर, कमर्शियल फेलियर नहीं लेना, तो आप दो चीज को कर लो। क्या कि आपको कस्टमर सेटिस्फाई भी करना है, दूसरा आपको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी करना है। दूसरा तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को इस तरीके से, तो जहां ऑपरेशन मैनेजमेंट होगा तो वहां ऑपरेशन मैनेजर लगेगा, तो ऑपरेशन मैनेजर होगा तो इस तरीके से उसको बैलेंस करना पड़ेगा, कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट को आराम से बैलेंस कर ले, कि इसको भी उतना ही ध्यान दे, उसको भी उतना। तो दोनों ऑब्जेक्ट को अगर प्रायोरिटी दोगे तभी आप कमर्शियल फेलियर नहीं हो पाओगे, तभी आप कमर्शियल सक्सेस करोगे, तभी आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी। तो यहाँ ऑपरेशन मैनेजमेंट का कंसर्न ये रहता है कि अगर आपको अचीवमेंट लेना है तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। अचीवमेंट अगर आपको तभी मिलेगी एक अपने बिजनेस के अंदर, जब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर अचीवमेंट तभी होगी जब आप कस्टमर सर्विस दोगे ढंग से और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी ढंग से करोगे। इसके लिए ऑपरेशन जो मैनेजर होगा उसको दोनों को बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। यह है हमारा कंक्लूजन और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। तो जितना मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ उतना छाप के आ जाना पेपर में, बढ़िया तरीके से नंबर आएंगे आपको, गारंटी। आओ सर एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज की क्लास का, बस खत्म हो गया चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट था वो खत्म हो गया। क्या? स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहले मीनिंग सीखा ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है वो सीखा, फिर ऑब्जेक्ट सीखा कि ऑपरेशन का मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या, अब स्कोप सीख रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। देखेंगे सर इसके अंदर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट concerns with the conversion of input, क्या करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट? विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट into output with use of फिजिकल रिसोर्सेज। यही है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन, विद यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। so as to provide customer satisfaction, तो सिंपल ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कहा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट किस में बात करता है, कहता है कि जो हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करते हैं तो वो यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज का करते हैं और इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज है, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, कस्टमर को हम सेटिस्फेक्शन दे पाए। कस्टमर सेटिस्फाई दे सकते हैं और एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन objective of effectiveness and efficient, कि भाई हमें कन्वर्जन करते टाइम ये तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तुम्हारा दिमाग में रहेगा ही, पर साथ के साथ हमें क्या करना है दोस्तों, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंट भी होना है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। अदर ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे को कस्टमर सेटिस्फाई तो करना है, हम इस तरीके से अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करेंगे जो हम कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करेंगे, अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट को, तो एक ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो स्कोप है, ध्यान समझना,
अगर मैं ऑपरेशन मैनेजर हूं तो मेरा स्कोप क्या क्या है, मैं कहां कहां क्या काम कर सकता हूं। मेरा काम कर सकता हूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकता हूं कि मैं कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करवा सकता हूं। कंपनी को मैं इस तरीके से मैनेज कर सकता हूं, कंपनी के काम को इस तरीके से मैं गाइड कर सकता हूं कि मैं कस्टमर को मैनेज कर सकता हूं कि कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करवा सकता हूं। दूसरा, मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट ला सकता हूं, दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना, रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकता हूं। तो एक ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या है, मेनली उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि वो इस तरीके से मैनेज करेगा चीजों को, जो कस्टमर की इस तरीके से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करके मैनेज करेगा, कस्टमर की वांट्स भी सेटिस्फाई जाएगी और अदर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। अदर ऑब्जेक्ट लाइक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट ऑफ बेटर रिसोर्सेज, ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर किस तरीके से करेगा, अब वो एक ऑपरेशन मैनेजर किस तरीके से इन चीजों को करेगा, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, किस तरीके से इफिशिएंट और इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर उसके कुछ फंक्शन, उसके कुछ कार्य है, क्या काम करेगा जिससे कस्टमर सेटिस्फाई और कस्टमर तो सेटिस्फाई होगा ही, साथ में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी आ जाएगी। किस तरीके से क्या काम होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज which are listed under operation management function। ऑपरेशन मैनेजमेंट, जहां ऑपरेशन मैनेजमेंट लिखा है ना, ये समझो कि ऑपरेशन मैनेजर का क्या फंक्शन है कि अगर आप किसी कंपनी के ऑपरेशन, आप कोई क्यों पढ़ा रहे हो ऑपरेशन मैनेजमेंट, कि आगे जाकर जब आप कंपनी में काम करो, अगर ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे लग गए तो आपको क्या काम करना होगा, किस तरीके से आपको काम करना होगा, जिस तरीके से आप कस्टमर को सेटिस्फाई और इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी के दोनों ऑब्जेक्टिव को, दोनों ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सको, दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा फुलफिल कर सको, कस्टमर की सर्विस भी और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी। तो आपके काम क्या होगा, अगर आप ऑपरेशन मैनेजर हो, सोचो अगर आप किसी कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर हो तो आपके काम क्या क्या होंगे, किस तरीके से आप काम करोगे। ध्यान देना, पहला आओ ए, तो मैं यहां पर ना आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट अभी लिखने नहीं है, मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से वो सारे पॉइंट बताऊंगा एग्जांपल से। ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट क्या हेडिंग बना लो, एग्जांपल सुनो आप। सबसे पहले मिस्टर मोहन को एक कंपनी खोलनी है, मिस्टर मोहन को, ध्यान सुनना, एक एग्जांपल, 8 के 8 पॉइंट याद हो जाएंगे एक एग्जांपल से। मिस्टर मोहन कंपनी खोलना चाहते हैं, मिस्टर मोहन कंपनी खोलना चाहते हैं दोस्तों, मिस्टर मोहन एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो ये जब ये कंपनी खोलेंगे तो कंपनी इन द सेंस कंपनी नहीं, मिस्टर मोहन एक, चलो कंपनी ठीक है, मिस्टर मोहन एक कंपनी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंपनी उस जगह पर खोलेंगे जहां पर अच्छी फैसिलिटी हो, जहां पर कस्टमर इजीली आ सके, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। ठीक है, ठीक है, चलो पैसा भी आ गया, फिर अब क्या चाहिए, अब आपको कंपनी खोलने के लिए जगह ढूंढनी है, कुछ ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो लोकेशन आपको बहुत मैटर करती है कंपनी। तो अगर आप कंपनी ढूंढोगे तो आपको सबसे पहले आपका जो काम होगा वो पैसा तो लगाओगे ना, बिना पैसा लगाए तो कंपनी खुलेगी नहीं। मान लो आपने पैसा लगा दिया, आप पैसा लगाओगे कहीं पर, कहीं ना कहीं कंपनी खोलने के लिए बिल्डिंग लोगे, एक जगह लोगे, तो जगह के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, है ना, लोकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए दोस्तों, लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। दूसरा, जब आपने लोकेशन ढूंढ ली, अब आपने लोकेशन ढूंढ ली, अब सबसे पहले क्या लाओगे, अब सबसे पहले आप बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आओगे और मशीनें लाकर आप बड़ा सा प्लांट लगाओगे। प्लांट किसे कहते हैं, प्लांट वो पेड़ पौधे प्लांट वाला नहीं, जब बहुत सारी मशीनें इकट्ठा होकर एक आउटपुट को जनरेट करती है, दैट्स कॉल्ड प्लांट। आपको इनपुट से आउटपुट बनाना है, तो इनपुट से आउटपुट बनाओगे तो एक मशीन में डाला, ठीक है, फिर दूसरी मशीन में वो कन्वर्ट हुआ, फिर तीसरी मशीन में कन्वर्ट हुआ, फिर जाकर आउटपुट निकला। तो एक इनपुट 3 मशीन से गुजरते हुए आउटपुट निकलता है, तो वो 3 मशीन क्या हो गई, मशीन नहीं, वो प्लांट होता है। तो प्लांट किसे कहते हैं जरा बताओ, प्लांट और मशीन में फायदा डिफरेंस क्या, अकाउंट में सीखा है नहीं सीखा। मशीन, जब एक पर्टिकुलर मशीन होती है, सिर्फ एक मशीन में वर्क होता है तो मशीन कहलाती है। जब बहुत सारी मशीन मिलकर एक फिनिश गुड निकालती है, दैट्स कॉल्ड प्लांट।
जब बहुत सारी मशीन मिलकर एक फिनिश गुड निकालेगी उसको हम प्लांट कहते हैं। तो एक मशीन अगर फिनिश गुड तो वो मशीन है। जब दो या दो से ज्यादा मशीन मिलकर एक फिनिश गुड निकाले दैट्स कॉल्ड प्लांट। तो सबसे पहले आप लोकेशन ढूंढोगे। अब आपने लोकेशन ढूंढ ली, अब आपने लोकेशन ढूंढ ली। अब लोकेशन ढूंढने के बाद आप क्या ढूंढोगे, आप सबसे पहले करोगे प्लांट। प्लांट लगाओगे, एक बढ़िया सा प्लांट लगाओगे कि भाई मुझे कहां मशीन लगानी है, मुझे कहां पर, मान लो मुझे यहां से मशीन। आप कभी ना फैक्ट्रीज में जाना, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, तो बड़ी बड़ी मशीनों की ना जगह होती है कि भाई एक मशीन यहां लगी है, एक मशीन यहां लगी है। तो मान लो एक अगर फैक्ट्री है, ये अगर फैक्ट्री है, इतना बड़ा स्पेस है, तो एक मशीन यहां लगा दी, इसके साथ दूसरी मशीन लगा दी, फिर यहां से तीसरी मशीन गई, फिर यहां से चौथी मशीन आई, फिर यहां से इधर पहुंची पांचवी मशीन, और यहां से फिनिश गुड निकला। तो यहां से इनपुट गया, यहां से इनपुट गया, और यहां से आउटपुट निकल गया। समझ में आ रहा है? तो ये किस तरीके से मशीनें लगेगी, एक पूरा प्लांट किस तरीके से लगेगा, तो वो आपके पास दूसरा आपका काम होगा प्लांट का, जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्लांट लेआउट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लांट लेआउट। तो किस तरीके से आप अपने मशीनों को सेट करोगे जिससे काम आसानी से जल्दी से हो जाए। ठीक है, मैंने तो अपनी मशीनों को इस तरीके से स्टार्ट करा, यूं करके यूं घुमाई मशीन को, आप यूं करके यूं घुमा लो। तो ये आपका काम है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे प्लांट लेआउट कैसा होना चाहिए। दूसरा, जब आप प्लांट लगा लोगे सारा का सारा, अब आपका काम, पहले आपने भाई मिस्टर कंपनी खोलना चाहते हो, सबसे पहले क्या देंगे, लोकेशन। तो इसको हम लोकेशन बोलेंगे, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लोकेशन ऑफ फैसिलिटी। जब आपने प्लांट लगा, लोकेशन ढूंढ ली, आपने बिल्डिंग खरीद ली, इस जगह पर मुझे अपनी बिल्डिंग लगानी, जगह पर अपनी फैक्ट्री लगानी है। सोचो, मैंने एक लोकेशन ढूंढी कि भाई मैं दिल्ली के इस जगह पर, इस इंडस्ट्रियल एरिया में मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। तो फैक्ट्री, उसने एक बिल्डिंग खरीदी, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खाली पड़ी है, आपने अब मशीनें लाई, मशीनें अपने जगह जगह लगाई, दैट्स कॉल्ड प्लांट लेआउट। अपने जगह जगह लगाई मशीन, जिसको क्या बोलेंगे? प्लांट लेआउट। अब प्लांट लग गया, बढ़िया सारी मशीन लगी, अब प्लांट चलेगा कैसे? उसके लिए चाहिए मटीरियल। उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? मटेरियल चाहिए। अब भाई आप मशीनें लाकर खरीदी, काम भी तो करोगे, काम करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल लाओगे, मटेरियल लाने के बाद रखोगे कहां पर? वहीं कहीं जगह बनाओगे रखने, तो दैट्स कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। क्या बोला मैंने इसको? मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, सारा का सारा इकट्ठा डाल दोगे मशीन के अंदर, मटेरियल लाकर उसको रखने की जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, मटेरियल को हैंडल भी करना पड़ेगा। मटेरियल लाकर रखोगे, काम चलेगा, कहीं मटेरियल कुछ ओपनिंग पड़ा होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा, है ना? तो वो मटेरियल कहीं ना कहीं तो रखोगे उसी जगह पर, तो उसका देखना है कहाँ रखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, मटेरियल खरीद के लाओगे, प्लांट में लगाओगे, तो सारे इकट्ठा थोड़ा डाल दोगे, मटेरियल खरीदोगे, उसको रखने की जगह भी तो ढूंढनी है, मटेरियल हैंडल भी तो करना है। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, इसके बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट, मान लो मुझे पेन बनाना है, तो मुझे पेन बनाना है, चलो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कंपनी कौन सी खोल रहा है? मान लो ये कंपनी खोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग इसने कंपनी खोली, तो इसने लोकेशन ढूंढा, मान लो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इसने लोकेशन ढूंढा, दिल्ली के अंदर इसने कोई लोकेशन ढूंढा कि मैं इस जगह पर मैं कंपनी खोलूंगा, इसने बिल्डिंग ले ली किराए पर। ठीक है, फिर इसने प्लांट लगाया, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए, मशीन लगाए। अब मुझे इसको बनाना है पेन, इसको क्या बनाना है? पेन। तो जब ये पेन बनाएगा, तो देखा होगा आपने, पेन के डिजाइन अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई पेन कैसा होता है, किसी का कोई पीछे से खुलता है, किसी का ढक्कन होता है, कैप होता है, ठीक है, किसी का यूं घुमाया तो यूं होता है, सब तरीके अलग अलग है। तो इसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा, अगर आप कोई पेन बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या ढूंढना? आपने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है। सोचो, आपके दिमाग में लगा, अगर आप ये कहानी समझ रहे हो तभी आपको समझना है, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी है, जिसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा लोकेशन, लोकेशन की फैसिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा, तो हमें लगाना पड़ेगा प्लांट, फिर हमें मटेरियल लाकर उसको हैंडल करना पड़ेगा, किस तरीके से हमें मटेरियल लगाना है और रखना है। ठीक है, मटेरियल आ गया, मटेरियल आएगा तो पहले मटेरियल आ गया भाई, हमें चाहिए पेन बनाना, तो हमें क्या चाहिए? कैप चाहिए, ये चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? डिजाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्या होगा अगला पॉइंट? प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट को डिजाइन करने दिख लिया कि हमें जो पेन बनाना है वो कैप वाला बनाना है। ठीक है, हमें जो पेन बनाना है, जो अगर आप पेन बनाना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगी? प्लास्टिक मिलेगी। ठीक है, प्लास्टिक का ही बनते होता है। रिफिल के लिए आपको प्लास्टिक मिलेगी, रिफिल डालने के लिए आपको रिफिल मिलेगी, तो वो सब मटेरियल आप मंगा लोगे। बट डिजाइन कैसा होगा? अब ये मत सोचो कि प्रोडक्ट डिजाइन पहले करेंगे फिर आपको क्या कहते हैं मटेरियल मंगाएंगे, ना 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 दोस्तों, प्रोडक्ट डिजाइन बाद में होगा। मटेरियल ला सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल ला सकते हैं। आपको पेन बनाना ये तो सोच लिया ना आपने, पेन बनाना आपने सोच लिया, तो आपको प्लास्टिक तो चाहिए ना, उसके लिए मशीन ला गए, मशीन प्लास्टिक क्या, प्लास्टिक को मशीन घुमाएगा, ठीक है, तो गोल बनाएगा, कैप बनाएगा। तो हमें प्रोडक्ट डिजाइन करना है कि हमें कौन सा तरीके का पेन बनाना है, कैसा, स्टील का बनाना है, स्टील का बनाना है, प्लास्टिक का बनाना है, कैसे बनाना है, लोहे का बनाना है क्या, नहीं। तो जोन से भी आपको पेन बनाना है उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने डिजाइन सेलेक्ट करा तो आप देखना पड़ेगा कि भाई पहले क्या बनाऊं मैं, पहले मैं क्या बनाऊं, पहले मैं पेन का कैप बनाऊं, पेन का बाहर की बॉडी बनाऊं या रिफिल बनाऊं। तो आपको प्रोसेस डिजाइनिंग भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? प्रोसेस डिजाइन। आपको प्रोसेस एक डिजाइन करना पड़ेगा कि पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा, पहले आपका बाहर का बॉक्स बनेगा, बाहर का जो बॉडी बनेगी या अंदर की रिफिल पहले बनेगी, तो प्रोसेस डिजाइन भी होगा यहाँ पर। चौथा पॉइंट हमारे लिए क्या है?
प्रोसेस डिजाइन। सबसे पहले हमने क्या करा बताओ, हमने कहा भाई लोकेशन फैसिलिटी, हमने क्या करा बताओ, लोकेशन फैसिलिटी, लोकेशन ढूंढी, फिर हमने प्लांट को लेआउट करा, बड़ा बड़ा प्लांट लगाए, मशीनें लगाई, एक आधा प्लांट लगा दिया, फिर मटेरियल को हैंडल करेंगे, मटेरियल हैंडल करने का हम प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे, उसके लिए प्रोसेस डिजाइन होगा कि पहला कौन से प्रोसेस से जाएगा, पहले क्या बनना चाहिए, बाहर की कैप बनेगी, रिफिल बनेगी, क्या बनेगा, तो प्रोसेस डिजाइन होगा। प्रोसेस डिजाइन के बाद आपके पास जो अगला पॉइंट आता है, अब आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। अब आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको करनी पड़ेगी प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोसेस का डिजाइन बना लिया कि भाई हमने पहले डिसाइड कर लिया कि यार अच्छा पहले हम कैप बनाएंगे, या पहले हम रिफिल बनाएंगे, या पहले हम बाहर का आपके पास बाहर की बॉडी बनाएंगे। तो हमने प्रोसेस डिजाइन कर लिया कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस चलने वाला है। ये दो प्लांट लगाए हैं, एक प्लांट बनाएगा हमारा बाहर की बॉडी, एक प्लांट बनाएगी हमें रिफिल। दो प्लांट लगा लिया हमने, एक बाहर की बॉडी बनाएगी कैप वगैरह, और एक हमारे रिफिल बनाएगी। तो हमने कहा भाई पहले हमारी बॉडी बनेगी, फिर रिफिल बनेगी, फिर एक डालने वाला भी होगा, असेंबल करने के लिए भी होगा, रिफिल डालने वाला अलग प्लांट होगा, तो वो सब उसके लिए लेबर लगाएंगे। तो हमने प्रोसेस को डिजाइन कर लिया कि किस तरीके से हमारा कौन सा प्रोसेस चलने वाला है। पहले प्रोसेस डिजाइन करने के बाद हम करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग। हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग ये करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट को मशीन में डालेंगे तो किस तरीके से हमारा कितने घंटे काम होगा, कितने घंटे हमारा काम होना चाहिए, ठीक है, इतने से इतने घंटे का हमारा काम चलेगा, नाइट शिफ्ट होगी या नहीं होगी, ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। कितने टाइम में हमें काम को कंप्लीट करके देना है, कितने टाइम में अपने ऑर्डर जो हमारे पे नए ऑर्डर आएंगे उसको कितने टाइम हमारा पीरियड है, कितने टाइम पे काम देना है। और अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि यार हमें लगता है कि 3 दिन में काम हो सकता है, तुम 4 दिन क्यों लगा रहे हो भाई। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड सेट करा था कि ये जो पर्टिकुलर 1000 पेन बनाने हैं, तो 1000 पेन के लिए हमने सेट करे थे 3 दिन में बन जाएंगे, तो आपने लगा दिया 4 दिन। कैसे क्यों लगाए, तो हमें कंट्रोल भी करेंगे कि भाई अगले बार नहीं होना चाहिए 4 दिन, ठीक है, तो कंट्रोल करेंगे। तो प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब कि कितने टाइम में काम करना है, कितने घंटे काम चलेगा, नाइट शिफ्ट चलेगी, कैसे काम चलेगा, तो ये प्लान करेंगे। और प्लान करने का जब हम काम चल रहा होगा, कम चल रहा होगा, तो हम कंट्रोल भी करेंगे कि भाई हमें लगता था 3 दिन में बन जाएंगे 1000 पेन, तो आप 3 दिन में 1000 पेन क्यों नहीं बना रहे, तो हमें कंट्रोल भी रखेंगे लेबरों पे जो काम करेगा, मशीन चलाएंगे। ठीक, अब काम चल रहा है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, काम चल रहा है। काम चलने के बाद हम देखेंगे कि यार हमारा जो पेन बना, अब पेन बन रही, तैयार हो गए, पेन बनते जा रहे, हमने कहा भाई पेन की क्वालिटी कैसी है। पेन की क्वालिटी आप लग रहा है यार ये पेन की निप अगर हम ऐसे दबाएंगे तो निप अंदर घुस जा रही है, वो उसके रिफिल के अंदर घुस जा रही है। कैप जो है, कैप अटक रहा है, कैप अटक रहा है, मतलब कैप की क्वालिटी ऐसे कर रहे हो तो, या तो ऐसे कर रहे हो तो कैप भी निकल के भाग जा रहा है, कैप अंदर पूरा दबाओ तो पूरा घुस जा रहा है, फिर निकल नहीं रहा। तो एक सही तरीके से कैप में एक होता है लॉक, कट करके आ जाती है लॉक, तो उस तरीके से आपको, तो क्वालिटी कंट्रोल भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग कर ली, प्लान कर लिया किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के बाद कंट्रोल कर लिया, प्रोडक्शन चल रहा है, फिर अपने कंट्रोल कर लिया भाई क्यों नहीं बन रहे थे टाइम पे पेन, कंट्रोल रख लिया। अब पेन बन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी भी तो कंट्रोल करोगे भाई। आपको लग रहा है कि यार क्वालिटी सही से नहीं बन रहा, तो आपने बोला भाई क्वालिटी चेंज करेंगे हम थोड़ा बढ़िया तरीके से, जो पेन का कैप होगा उसको जब रखेंगे तो लॉक लगे, जिससे पता चले कि हाँ पेन बंद हो गया ढक्कन, जैसे रिफिल अगर खुली रहेगी तो सूख जाती है, तो वो क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल हो गई, फिर हम देखेंगे यार अब मान लो कि भाई काम चल रहा है और अच्छे से काम चल रहा है, तगड़े तरीके से काम चल रहा है, फिर मटेरियल भी तो लाना है, मटेरियल भी तो लाना है दोस्तों। अब ऐसे तो नहीं है एक बार मटेरियल लगा जिंदगी भर पेन ही बन रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। मटेरियल लाओगे तो एक लिमिटेड मटेरियल लाओगे ना, जिससे 1000 पेन, 2000 पेन, 3000 पेन बन सकते हैं। मान लो आपने ऐसा कितना मटेरियल रखा जिसमें आपने 3000 पेन बन सकते हैं। अब 3000 पेन बन गए तो मटेरियल और भी तो चाहिए, तो आपको कितने टाइम पे मटेरियल, अब ऐसे तो नहीं आप रुके रहोगे, ध्यान सुनना, आपसे तो नहीं, अब सुना जरा, मान लो आपके 3000 आपने पेन, आपने बहुत सारा मटेरियल लाए, रखा, रॉ मटेरियल लेकर आए, रखा, प्लास्टिक वगैरह लगा, उससे 3000 पेन बन रहे हैं, 3000 पेन बन गए, 3000 पेन का मटेरियल खत्म हो गया, उसके बाद ऑर्डर दोगे क्या मटेरियल का। तो क्यों में पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने कि हमें इतनी जल्दी पहले ऑर्डर देना चाहिए कि अगला ऑर्डर आने से पहले हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लग रहा है कि यार 2000 पेन बन चुके हैं, मटेरियल खत्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल और मंगाएंगे। इसको क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, मटेरियल मैनेजमेंट। भाई मटेरियल खत्म होने वाला होगा, पहले मंगाओगे ना आप अपने मान लो घर बना रहे हो, आपको लगता है कि यार आपने शुरू में लगाए 50 कट्टे सीमेंट के, 50 बैग ऑफ सीमेंट मंगाए, आपको लगता है भाई आप 5 ही रह गए, तो आपने ऑर्डर दे दिया भाई लाओ, इसको कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। आपने दिमाग लगाया है कि 5 बैग अगर बच जाएंगे तब मैं ऑर्डर दे दूंगा, कि आने में टाइम लग सकता है, जब तक 5 बैग खत्म होंगे तब तक नया आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल का मैनेजमेंट करोगे, जिंदगी भर तो मटेरियल रहेगा नहीं ना, एक ही बार मंगा लिया उससे लाखों पेन बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं।
3000 पेन बनेंगे, 5 बनेंगे, इतना मटेरियल मंगाओगे तो लिमिटेड टाइम टू मटेरियल रखने की भी तो जगह होनी चाहिए, उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी। तो इसलिए मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कितने टाइम पहले ऑर्डर दूं जिससे मेरा मटेरियल आ जाए और काम भी ना रुके, मटेरियल मैनेजमेंट। अब जब मटेरियल बना रहे हो और इतने टाइम से मशीनें चल रही है तो मशीन का रिपेयर नहीं होगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आपको संडे को एक टाइम दिया कि भाई आज मशीनें बंद रहेगी, अब सुबह शाम आप नाइट का काम करो, मशीन है भाई, ठीक है मशीन पूरे दिन काम कर सकते हैं, काम सकते हैं, खराब भी बहुत जल्दी होगी, डेप्रिसिएशन भी उतनी तेज लगेगा, जितना आप यूज करोगे मशीन का उतना भी तरफ है। तो आप बाइक खरीदते हो, मान लो तो बाइक को चलाई जा रहे हो, चलो सर्विस कराई नहीं थे बाइक की, तो कैसा लगेगा आपको, तो बाइक खराब होगी, ऑब्वियस सी बात है, बाइक का इंजन है भाई, कितना टाइम तक काम कर सकता है, तो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 8वां पॉइंट लाना पड़ेगा, क्या, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ऐसे चलता रहेगा हमारा काम। लो जी, अब मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले मैंने बताओ क्या करा, और ये बताइए सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे, और इन जब जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया ना, 8 चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको किस तरीके से क्या करते हैं, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब सबसे पहले बताओ एक चीज, 8 चीज मैंने बताई, सबसे पहले हम लोकेशन ढूंढेंगे, सामने देखिए मेरी आंखों में, आंखों से आंखों मिला है, ठीक है, तो लोकेशन ढूंढेंगे। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले ढूंढेंगे लोकेशन। लोकेशन ढूंढने के बाद हम करेंगे उसमें प्लांट लगाएंगे, हमने बिल्डिंग ढूंढ ली, बिल्डिंग ढूंढा, हम उसमें मशीनें लगाएंगे, प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट क्या, हम मटेरियल मंगाएंगे, मटेरियल मंगाएंगे तो मुझे हैंडल भी करना पड़ेगा, कहाँ रखूं, तो मटेरियल हैंडलिंग। तो पहला हमारा हो गया लोकेशन ऑफ फैसिलिटी। दूसरा हो गया हमारा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या हुआ कि हम प्लांट को लगाएंगे किस तरीके से, हमें कौन सा प्लांट कहाँ लगाना है। फिर मटेरियल जब हम मंगाएंगे तो मटेरियल को हैंडल भी करना पड़ेगा, मटेरियल हैंडलिंग। तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। फिर हम अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, फिर हम कैसे करेंगे, किस तरीके से प्रोसेस डिजाइन होगा, ये प्रोडक्ट का डिजाइन हमें इस तरीके से बनाना है, अपना प्रोडक्ट, हमारा डिजाइन ये होगा, प्रोडक्ट का नया स्पेशल चमकता हुआ, ठीक है। जैसे फोन बन रहा है तो हमारा एक स्क्वायर टाइप का फोन हो गया, एक कर्व हो गया फोन, एक डिस्प्ले कर्व हो गई, तो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया। प्रोडक्ट डिजाइन के बाद कैमरा पीछे से 4, पहले एक आता था, पहले ऐसे में आए, फिर ऐसे में आए, फिर अब 4 घूम रहे हैं, अब आगे 8 दिखेंगे, फिर पूरी बॉडी में कैमरा कैमरा हो जाएंगे, ठीक है। तो सोचो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन करा, प्रोडक्ट डिजाइन किया, फिर आप कहोगे किस तरीके से ये डिजाइन प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस तरीके, उसके लिए आपको प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा कि भाई पहला कौन सा काम होगा, पहले क्या बनेगा, फोन का पीछे का पहले डिस्प्ले बनेगी, पीछे की बैटरी बनेगी, क्या बनेगा, कैसे असेंबल होगा, बॉडी बनाएंगे, प्रोसेस डिजाइन करना पड़ेगा। अब आपको करनी पड़ेगी प्रोडक्शन प्लानिंग कि कितने टाइम में कितने ऑर्डर बनाने हैं, कितना टाइम हमें लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, कितना हमें समय लगेगा इस चीज को करने में, नाइट चलाना है, रात को चलाना है, ये प्लानिंग कर ली भाई, प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी प्लानिंग होगी यहाँ होगी, अब वो जो मर्जी हो सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन चल रहा है, अब आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आपको कहा था भाई एक दिन में 100,000 पेन, 1000 आपके पास फोन बन सकते हैं, आपने 900 क्यों बनाए, 100 क्यों नहीं बनाए, कंट्रोल भी करोगे। कंट्रोल करने के बाद फिर आप देखोगे अगर फोन बन गया तो फोन चला कर देखा, अरे ये तो हैंग हो रहा है, ये तो हैंग हो रहा है, तो आपको यार क्वालिटी थोड़ी रैम और बढ़ानी पड़ेगी, तो क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद फिर मटेरियल खत्म भी तो होगा, तो मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर मशीनें बहुत टाइम से चल रही है तो फिर मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, मशीन का मेंटेनेंस। आओ सर, मैंने इसलिए जगह छुड़वाई थी क्योंकि मुझे यहां पर बिना देखे लिखवाना, आपको कसम है, कसम है आपको कि आप बिना देखे यहां पर लिखेंगे सबसे पहले लोकेशन, और हुआ ये नहीं हुआ याद बता दो सर, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, पहले लोकेशन ढूंढेंगे, फिर प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। ध्यान देना, आपको अपने मन मन में, मेरे को याद नहीं करना दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे तो ना पेपर देना है, आपको देना है, तो मटेरियल हैंडलिंग कसम से आपको याद हो गया अगर आप मेरे कान सुन रहे थे, बहुत अच्छे से सुन रहे थे तो। मटेरियल हैंडलिंग किया, फिर हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, एग्जांपल सुन लो बस, ओके भाई। प्रोडक्ट डिजाइन के बाद प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन करा, प्रोसेस डिजाइन के बाद क्या करोगे बताओ सर, प्रोसेस डिजाइन के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे। मेरे को याद हो गया दोस्तों, आपको भी हो जाना चाहिए क्योंकि याद तो आपको ही करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे एंड कंट्रोल भी रखेंगे, फिर भाई अगर हमें लगता है कंट्रोल करा, हमें देखा यार क्वालिटी बहुत खराब आ रही है तो हम क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करा। क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद हम करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट, भाई कितनी जल्दी दूसरा मटेरियल मंगाना खत्म होने वाला है, तो मटेरियल मैनेजमेंट करेंगे। और जैसे ही मटेरियल मैनेजमेंट करा तो मशीन भी तो खराब हो सकती है, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी करा लो, तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट। लो जी लो, क्या आपको याद हुआ या नहीं हुआ, याद हो गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पहला जो था ना वो हम फर्स्ट वन करना है, स्कोप सिखा दिया, ये आपको डायग्राम बना कर आना है। अगर ये डायग्राम बनाओगे तभी आपको याद रहेगा कि यहाँ सर ने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ भैया ने एग्जाम्पल दिया था भैया, ठीक है। लो जी, ये सारे नोट्स उतार रहे हो ना आप, बड़ी मेहनत से बना रहे हो, तो ये उतार लीजिए आप, एक एक चीज ऐसी जैसे मैं उतार रहा हूँ वैसे उतारना। खत्म हो गया, कंप्लीट।
अगली क्लास में ये 2 कंप्लीट करा दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में ये 2 कंप्लीट करा दूंगा और उससे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, मतलब 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक सुकून तो हो रहा है यार, थ्योरी भी तो कंप्लीट हो रही है साथ के साथ, प्रैक्टिकल तो चालू हो जाएगा, ये चैप्टर के बाद खत्म होती है, प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है दोस्तों, फिर तो और मजा आएगा आपको समझने में। जब हम करते हैं ना, यहाँ तो सुन रहे हैं, सुन के लिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से हमारी थ्योरी चलेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। मैंने आपको पहला चैप्टर का जो स्टडी नोट है हमारा 1, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म करा दिया। सेकंड और थर्ड चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सेकंड चैप्टर तो देखो 15 मिनट में खत्म करा दूंगा, है ही नहीं, एक पैराग्राफ रखना खत्म, ठीक है। थर्ड सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में, और फोर्थ पार्ट में आपको उससे नेक्स्ट क्लास में, मतलब 4 क्लास में मैं आपको ये चैप्टर खत्म करा दूंगा, गारंटी। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।